दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पे। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल डे अनस्क्रिप्टेड न्यूज ऑफ द डे इन पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। अमन सर वाईफाई से थोड़ा मुझसे कनेक्ट हो सके। 6 AM पर ये वीडियो रेगुलर आती है, रेगुलर देखने पे ज़्यादा बेनिफिट होगा। और आप 7 PM पर वाईफाई स्टडी पर ये सेशन भी देख सकते हैं। इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स पे दे रखा है, सेट रिमाइंडर करिए, इससे आप पूरी जीके कवर कर सकते हैं। चलिए आज के दिन की शुरुआत। आज है 1 फरवरी और आज के दिन इंडियन कोस्ट गार्ड डे ऑब्जर्व किया जाता है। देखिए इंडियन कोस्ट गार्ड डे की जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1 फरवरी 1977 में हुआ था बाय द कोस्ट गार्ड एक्ट 1978, जो कि पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया था। और इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करता है। बिगनिंग में इनके पास 7 सरफेस प्लेटफॉर्म थे 1978 में। और करंटली जो है इंडियन कोस्ट गार्ड के पास 156 शिप्स हैं, 62 एयरक्राफ्ट हैं और बहुत सारी इन्वेंशन चल रही हैं। और टारगेट ये है कि अभी जो है 2025 तक जो है 200 सरफेस प्लेटफॉर्म होने चाहिए और 80 एयरक्राफ्ट होने चाहिए। तो डेफिनेटली ये अचीव किया जा सकता है और इंडियन कोस्ट गार्ड का सिग्निफिकेंट रोल है हमारी सिक्योरिटी में। चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। रिसेंटली एक म्यूरल जो है महात्मा गांधी जी का एक क्ले बनाया गया है साबरमती रिवर फ्रंट पे अहमदाबाद में। सवाल ये पूछा रहा है कि किसके द्वारा ये अनवील किया गया था, इनॉग्रेट किया गया था। तो अमित शाह जी के द्वारा इसे अनवील किया गया था। तो यूनियन होम मिनिस्टर एंड कॉरपोरेशन मिनिस्टर जो अमित शाह हैं उनके द्वारा ये अनवील किया गया। ये इम्पोर्टेंट है कि ये 297 रेड ग्लेज अर्थन एक्स से जो है बनाया गया। साबरमती रिवर फ्रंट है वहाँ पे अहमदाबाद गुजरात में इसे इनोग्रेट किया गया है। ये एक तरीके से महात्मा गांधी जी की छवि को ही पूरा दर्शाया गया है इसमें। सॉइल कलेक्ट जो की गई थी अक्रॉस पूरे कंट्री से सॉइल कलेक्ट करेगी इसको। पोर्टर्स जितने भी होते हैं उन सभी के लिए जो है एक तरीके से एग्जाम्पल है कि इस तरीके के स्टाइल ऑफ आर्ट को कैसे हम जो है बना सकते हैं। ये किसके द्वारा बनाया गया? KVIC के द्वारा बनाया गया और इसमें 75 पोर्टर्स जो है इन्होंने अपना योगदान दिया है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के चांसेस है। दूसरा, इस पे एक वर्कशॉप भी रखी गई है अहमदाबाद में जिसमें जितने भी बाकी पोर्टर्स हैं उनको एजुकेट करने की कोशिश की गई कि इस टेक्निक को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ग्लेज क्रेमिक क्रोकरी जो बनाई जा सकती हैं उसको कैसे बनाया जा सकता है। और ये पूरा जो इसका साइज़ है ये भी पता होना चाहिए। 12.2 मीटर इसकी हाइट थी और 8.19 मीटर इसका वाइडनेस है। और इस पे इसका जो वेट है 3200 kg है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल। पद्मश्री जो बाबा इकबाल सिंह है इनकी मृत्यु कौन से वर्ष में हुई है? तो ये 95 की एज में इनकी मृत्यु हुई है। तो इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सोशल वर्कर थे और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। 95 की एज में इनकी मृत्यु हुई। देखिए ध्यान रखिएगा कि इन पे क्वेश्चन किस तरीके का आपको मिल सकता है कि इनका करियर क्या रहा था। इन्होंने एज अ सिविल सर्वेंट हिमाचल प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में काम एज अ सिविल सर्वेंट स्टार्ट किया था। उसके बाद ये लास्ट में रिटायर हुए थे एज अ डायरेक्टर 1986 में। और इनकी जो ठीक है एक्नॉलेजमेंट के रूप में बता रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर जो फैज़ाबाद पाकिस्तान में, वहाँ से इन्होंने ग्रेजुएशन 1949 में की थी। और जो है लो कॉस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रूरल्स के लिए जो है इन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा वर्क किया जिस वजह से इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल आप सभी के सामने। इंडिया और कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने रिसेंटली जो है एक मेमोरेंडम साइन किया है इनहेरिटेड डिसऑर्डर एंड एमर्जिंग एंड री एमर्जिंग इन्फेक्शियस डिसीज पे? तो ये इंडिया और फ्रांस के द्वारा किया गया। देखिए 2018 में भी इंडिया और फ्रांस ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया था, लेकिन वो एनर्जी कंजर्वेशन की फील्ड में था, टेक्निकल असिस्टेंस की फील्ड में था। और अभी जो मेमोरेंडम साइन किए गए इंडिया और फ्रांस के बीच में वो एक तरीके से जो है मैकेनिज्म है सेल बायोलॉजी के ऊपर, वैक्सीन डेवलपमेंट को इंप्रूव करने के लिए, वायरोलॉजी, इन्फेक्शियस डिसीज के ऊपर, ह्यूमन एवोल्यूशनरी जेनेटिक स्टडी, इन सब मतलब कह सकते हैं कि मेडिकल फील्ड में जो है एक मेमोरेंडम किया गया। ये ऑन द साइडलाइन ऑफ G20 समिट है जो 20-21 में अक्टूबर में हुई थी। उसी में दोनों के प्राइम मिनिस्टर इंडिया के और फ्रेंच जो प्रेसिडेंट उनके बीच में कुछ स्टेटमेंट आई थी कि हम हेल्थ, एनवायरनमेंट और इनोवेशन में मेमोरेंडम करेंगे। तो उसी को अब आगे कंटिन्यू किया गया। एक तरीके से हम इस मेमोरेंडम के थ्रू एक अफोर्डेबल हेल्थ केयर सॉल्यूशन को अडॉप्ट कर सकते हैं जो कि ग्लोबल गुड्स के लिए भी काम आएगा। हमारे इंडिया के CSIR और फ्रांस के फ्रांस इंस्टीट्यूट ऑफ पैस्चर, इन दोनों के बीच में ये एग्जैक्ट मेमोरेंडम जो है साइन किया गया है इन द प्रीव्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ बोथ साइड।
चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट 13 पे जो है ये इसने हाल फिलहाल में पार्टनरशिप करी है अपने कैशलेस ट्रांजैक्शन को प्रमोट करने के लिए। किसके साथ? तो एनपीसीआई इंटरनेशनल के साथ जो है टाइप किया गया है। देखिए, एनपीसीआई इंटरनेशनल, एनपीसीआई का एक अलग से भाग है जो कि क्रॉस बॉर्डर जो बैंकिंग ट्रांसफ़र सिस्टम है इस पे वर्क करता है। तो अब ये टेरा पे और एनपीसीआई इंटरनेशनल के द्वारा एक पूरा मोमेंडम किया गया है, पार्टनरशिप की गई है, जिसके थ्रू ये इम्प्रूव कर सकेंगे अपनी क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफ़र सिस्टम को, कि इंडिया कि जो भी व्यक्ति हैं अगर उससे बाहर पे करना चाहते हैं या बाहर से कोई इंडिया में पे करना चाहता है तो वो भी हो सके, इंटर बैंक ट्रांसफ़र की फैसिलिटी यूपीआई जो है क्रिएट की जा सके। तो इस पेयरिंग से जो है एक न्यू यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस आइडेंटिफिकेशन नंबर क्रिएट किया जाएगा, जो कि एक इंस्टेंट ग्लोबल पेमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। टेरा पे का जो एक अच्छा सर्विस प्रोवाइडर माना जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इससे इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। 40 बिलियन ट्रांजेक्शन पर ईयर जो होते हैं उसको ईजीनेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, वही एनपीसीआई कर रहा है इस समय। महत्वपूर्ण सवाल, हाल फिलहाल में एक एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है रिसेंटली, जितने भी इंडियन नेवी कमांड्स हैं उन सभी को उनका कॉर्पोरेशन इंक्रीज करने के लिए, तो इसका नाम है पश्चिम लहर। तो इंडिया की जितनी भी कमांड्स हैं नेवी की, उन सभी को कोऑर्डिनेट करने के लिए, उनका कॉर्पोरेशन इंक्रीज करने के लिए पश्चिम लहर जो है कंडक्ट किया जा रहा है, जिसमें इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स दोनों ही पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इसमें 40 वॉरशिप और सबमरीन जो है पार्टिसिपेट करेंगे, फाइटर जेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पेट्रोल एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, सब कुछ पार्टिसिपेट किया जाएगा इंडियन नेवी की तरफ से, और इसमें इंडियन आर्मी का भी पार्टिसिपेशन होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह सकता हूँ कि जो 40 वॉरशिप है उसके अलावा इंडियन एयरफोर्स सुखोई 30 MKI, जैगवार मैरीटाइम स्ट्राइक फाइटर, IL-78 मिड एयर, ये सब जो है पार्टिसिपेट किए जा रहे हैं कि एक तरीके से प्रैक्टिस हो सके और एक कोलैबोरेशन हो सके, मैरीटाइम एक्सरसाइज को और इंक्रीज किया जा सके, नेवी कमांड्स को कॉर्पोरेट किया जा सके। चलिए, महत्वपूर्ण सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रिसेंटली लॉन्च किया पंडित यशराज कल्चरल फाउंडेशन ऑन द ओकेजन ऑफ 92nd बर्थ एनिवर्सरी। तो ये किस जो है इम्पोर्टेंट है पंडित यशराज के ऊपर, ये डेफिनेटली है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा इतना एक्यूरेट नहीं रहा है मेरे हिसाब से, लेकिन बस हाँ, हमें पंडित यशराज जी कल्चरल फाउंडेशन के बारे में पता होना चाहिए कि ये 92nd बर्थ एनिवर्सरी पे जो है इनोग्रेट किया गया है। ठीक है, सिंगर थे पंडित यशराज, क्लासिकल इंडिया के बहुत, इंडियन क्लासिकल सिंगर, बहुत प्रसिद्ध माने जाते। ठीक है, प्रोटेक्ट, प्रिजर्व करने के लिए, डेवलप करने के लिए, प्रमोट करने के लिए हमारे नेशनल हेरिटेज को। एक्चुअली में कह सकते हैं कि ये जो पंडित यशराज कल्चरल फाउंडेशन है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पंडित यशराज के जो पुत्र हैं सर्जन देव पंडित और इनकी डॉटर दुर्गा यशराज, इनके द्वारा की गई थी। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमारे भारत के जो इंडियन क्लासिकल सिंगर्स हैं उनके आइडियाज़ को प्रोटेक्ट, प्रिजर्व और डेवलप करना और इंडियन हेरिटेज को प्रमोट करना। बस इतना ही है, ये सवाल इतना ही आएगा। बहुत महत्वपूर्ण, JSW स्टील इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मलय मुखर्जी, इनका निधन हुआ है किस एज में? तो फेमस व्यक्ति रहे हैं, 74 की एज में, बहुत प्रसिद्ध नाम रहा है इनका। JSW आप सभी जानते होंगे। तो JSW स्टील के जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे मलय मुखर्जी, अब इनका निधन हुआ। इनकी मृत्यु जो है इनका जो एक्सपीरियंस रहा है ये 40 साल का रहा है टेक्निकल, कमर्शियल और मैनेजरियल रोल्स में, इंडस्ट्री में, और ये सीनियर एग्जीक्यूटिव और वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं एरस्लोर मित्तल में, और उसके अलावा जो है मेंबर ऑफ ग्रुप मैनेजमेंट बोर्ड भी रह चुके हैं। बहुत सारी माइंस ऑपरेशंस रहे अफ्रीका, एशिया, साउथ यूरोप, इन सब जगह पे। उसके अलावा ध्यान रखिएगा कि जो स्टेनलेस स्टील है इसमें इन्होंने पाइप, ट्यूब्स, टेक्नोलॉजी सेगमेंट्स, इन सब पे बहुत ज़्यादा काम किया है। CEO रह चुके हैं एसर स्टील ग्लोबल के, और मैनी थिंग्स, और कोविड-19 की वजह से इनकी जो है मृत्यु हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल फिलहाल में एड्रेस किया है कौन सा फाउंडेशन डे? नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन का वर्चुअली। तो ये 30th फाउंडेशन डे जो है इसे एड्रेस किया गया है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। पहले हम नेशनल कमीशन वुमेन्स के बारे में जानते हैं। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसकी स्थापना जनवरी 1992 में हुई थी, अंडर द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशन लीगल सेफगार्ड ऑफ वुमेन। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एक तरीके से फैसिलिटेट करता है कि वुमेन्स के लिए जो भी पॉलिसी मैटर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, वो नेशनल कमीशन उस पर ऑब्जर्वेंस करता है। इस बार का जो थीम रहा था, ये थीम रहा था सी द चेंज मेकर। इसका एम क्या है कि जितने भी वुमेन्स हैं जिन्होंने अचीवमेंट्स ली हैं उन सभी को प्रमोट किया जाए। यूनियन मिनिस्ट्री जो है इसमें इन्वॉल्व रहेगी डेफिनेटली। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। और बहुत सारी स्टेट के कमीशन, वुमेन कमीशन जो है, स्टेट के वुमेन कमीशन, वो भी पार्टिसिपेट किए थे। चलिए, महत्वपूर्ण सवाल, रिसेंटली एक कंट्री के रूलिंग सोशलिस्ट पार्टी जिसने एब्सोल्यूट मेजोरिटी लिया पार्लियामेंट में, और मतलब इनकी सरकार बन चुकी, तो पुर्तगाल में।
तो ध्यान रखिएगा, पुर्तगाल में अब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ सोशलिस्ट पार्टी लीड कर रही है। ये यूनिक बात है क्योंकि इससे पहले जो भी पार्टी थी, सोशलिस्ट पार्टी जो है 2015 में भी थी, लेकिन उनको सपोर्ट लेना पड़ा था लेफ्ट ब्लॉक का और पोर्टुगीज कम्युनिस्ट पार्टी का। लेकिन इस बार जो है क्लियर स्वीप इनके द्वारा किया गया है इस इलेक्शन में। तो बस इतना याद रखिएगा कि इस समय पुर्तगाल में कौन सी पार्टी जिसने मेजॉरिटी जो है स्वीप किया है, तो वो है पुर्तगाली में सोशलिस्ट पार्टी के द्वारा। कोविड-19 के चलते भी इलेक्शन कंडक्ट कराए गए और इसमें जो रिजल्ट ये रहा। चलिए, महत्वपूर्ण सवाल, रिसेंटली किसने हिस्ट्री क्रिएट किया बाय विनिंग द 21st ग्रैंड स्लैम टाइटल? तो ये जो है राफेल नडाल के द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिसने हिस्ट्री क्रिएट करी है, कि ये इकलौते ऐसे पर्सन हैं इन मेल और फीमेल में, तो खैर अभी हुआ नहीं है, इन मेल जिन्होंने 21 ग्रैंड स्लैम टाइटल जो है जीते हैं, और ये है, ध्यान रखिएगा, राफेल नडाल। राफेल नडाल ने इस बार जो है इस टाइटल को क्रिएट करते रोजर फेडर और नोवाक दोनों को जो है पीछे छोड़ दिया है इस लिस्ट में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। ये अभी जो मैचेस हुए थे उसी के बाद जो है ये जीते हैं इन्होंने। अभी हाल फिलहाल में जो मैच जीता था, ठीक है, मोस्ट फेमस ग्रैंड स्लैम जो जीता था, उसमें इन्होंने मैडवी जो है इनको हराया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चलिए, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे JS बंदूकवाला, जो इनका निधन हुआ है, ये किस एज में हुआ है? 77 की एज में हुआ है। तो JS बंदूकवाला जो है ये एक फिजिक्स के प्रोफेसर थे। 77 की एज में इनको, ठीक है, बहुत सारी जो है सफरिंग हुई। अल्जाइमर का सबसे बड़ा इशू इनकी लाइफ में रहा, जिसकी वजह से इनकी जो है मृत्यु हुई। इनकी ग्रेजुएशन जो है बॉम्बे यूनिवर्सिटी से हुई थी और डॉक्टरेट इन्होंने फिजिक्स में की थी, ठीक है। ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं महाराजा सियाजराव यूनिवर्सिटी के, जो कि यूनियन ऑफ बड़ोदरा 1981 में रहे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने दलित स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे जो है एफर्ट्स करे हैं। इवन जो गुजरात में मुस्लिम थे उन सभी के लिए बहुत सारे एफर्ट्स करे हैं, तो इस वजह से प्रसिद्ध व्यक्ति माने जाते हैं। तो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट में इनका बहुत प्रसिद्ध नाम रहा है। क्विक पॉइंट देखिए, हाल फिलहाल में मिक्स डबल टाइटल टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन में कौन जीते? तो इवान डोइंग एंड क्रिस्टिना के द्वारा जीता गया है। तो मिक्स टाइटल था, तो इसलिए दोनों का नाम पता होना चाहिए। हु हैज़ वोन द फर्स्ट प्राइज इन द कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज बाय नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? तो ये स्ट्रीट स्टूडेंट्स के द्वारा जीता गया। इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज, ये रिलीज किया गया बुक किसके द्वारा? मीनाक्षी लेखी के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के चांसेस। कल एक सवाल पूछा था, इसमें से कौन सा यूनिटरी फीचर है? तो शिखा के द्वारा बिल्कुल करेक्ट आंसर, बाकियों के द्वारा भी ऑल ऑफ दी अबव है, 1 2 3 सभी हैं। और आज का सवाल देखिए, कमेंट बॉक्स में डिटेल में बताइएगा फर्स्ट सेशन लोकसभा का जो हुआ था वो कब हुआ था? एग्जैक्ट फैक्ट है तो आपको पता होना चाहिए, फैक्ट जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल आप इसलिए भी ज्वाइन करें कि आपको इसमें 7 PM पे आज एक ऐसा मैराथन मिलने वाला है जिसका लिंक मैंने आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे भी दिया है, कि जिसे आप सेट रिमाइंडर कर सकते हैं। अगर आप सेट रिमाइंडर करेंगे आपको नोटिफिकेशन आएगा। आई अश्योर यू, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि आपके 25 जो है मार्क्स आ सकते हैं जीके में, अगर आप इस क्लास को देखते हैं। रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन यूटिलाइज करिए, पूरे कोर्सेज ज्वाइन करें लाइव अमन यूज़ करके। देखिए, लाइव अमन कोर्स यूज़ करने का फ़ायदा क्या है? अगर आप आज पहला दिन है, अगर आप आज फरवरी में पहले दिन ही यूटिलाइज करेंगे तो आपको बेनिफिट ये होगा कि आपकी फ़ीस कम रहेगी और आप न्यू बैचेस में जुड़ पाएंगे। तो लाइव अमन यूज़ करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, पूरा डिटेल फॉर्म में पढ़ें और अपनी फ़ीस को कम करें। और सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।